जी जनाब, शुरू करें। बात वही है, और शुरू करें। यार सबसे आप बेस्ट वे ख़त्म करने का, उठो, वो दरवाज़ा है, आसान अल्फाज में कहते हैं गेट आउट। इससे मिलती है बंदे को इज्जत। हम कहेंगे दफ़ा हो रहा, आसान वे है। क्या कहते हो, ट्राई करना जल्दी ख़त्म करने में। कैसे लोग हैं यार ये, वही बात मनोसलवा वाली। कल के क्वेश्चंस करे कुछ हौसला हुआ? कल के क्वेश्चंस करे कुछ हौसला वगैरह हुआ? कोई उम्मीद नज़र आई? उम्मीद के यकीन। चले आज आपकी उम्मीद को यकीन में कन्वर्ट करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस करके। आज जितने क्वेश्चन सारे करवा के मैंने भेजने हैं आपको 17 के 17। इसके बाद आपका इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन है वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और कल हमने फिर 3 हेड्स ऑफ इनकम करने हैं। लाइक कल के बाद आपका 40% सिलेबस 100% डन हो जाएगा विद ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ तक अगर क्लियर है तो मुझे बताएं। सैलरी क्लियर है, कॉन्फिडेंस आ गया है। आपने देखा होगा इसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल्स एडजस्टमेंट आती हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते ही नहीं है। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस है, कैसे करनी है कैसे नहीं करने वो हमने देख ली है। समरी शीट पे मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्टमेंट्स लिखी हुई हैं। उसमें एक जगह गलती है, वहाँ लिखा हुआ है रीलोकेशन अलाउंस टैक्सेबल लिखा हुआ है, उसको एग्जाम्प्ट कर लीजिएगा। रीलोकेशन अलाउंस टैक्सेबल लिखा हुआ है, उससे एग्जाम्प्ट कर लीजिएगा, बस ये चीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिएगा हमने 7 सवाल कर लिए हैं। एडजस्टमेंट सारी कॉमन ही थी, मेडिकल अलाउंस है, अकोमोडेशन है, कार है, ये चीज़ें वगैरह पूछ रहा था, ऐसे ही था। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं, उनमें भी एडजस्टमेंट जो होंगी वो हमारी कॉमन ही होंगी, उसको हमने क्या करना है, लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के पास, दैट इज फ्रॉम ऑटम 15। मैं इसको प्रॉपर डिस्कस नहीं करूंगा। कहता जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मुकर्रम फॉर टैक्स ईयर 2023। टैक्स ईयर 2023 के लिए हमने इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। मुकर्रम is working as a commercial manager in Airman Engineering Limited, an unlisted public company. For the past many years, he drive the following emoluments during the year ended 30 जून 2023। ईयर एंड कौन सा है हमारा? 30 जून 2023। सर आपको बताया सवाल पढ़ते हुए सबसे पहले चीज़ हाईलाइट करनी होती है, वो क्या होती है? ईयर एंड होता है कि हम किस साल की बात कर रहे हैं। शुरू होगा 1 जुलाई 2022 को, ख़त्म होगा 30 जून 2023 को। इस पीरियड की हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कहता है जी उसकी बेसिक सैलरी पर मंथ है 2.5 लाख रुपया। मेडिकल अलाउंस क्या करना है, स्टार कर लेना है। हाउसिंग अलाउंस पर मंथ है, ट्रैवल अलाउंस पर मंथ है। अब देखो ट्रैवल अलाउंस टीए बताया एग्जाम्प्ट होता है, बट ये भी बताया था कि कोई आपको ऑफिशियल अलाउंस पर मंथ मिल रहा है या एनुअल मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वर्क, वो टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ पे इसको बताया कि आपको सिर्फ इस काम के लिए टीए मिला है, नहीं, उसको फिक्स दे रहे हैं, तुम जाओ या ना जाओ, फिक्स मिल रहा है, तो ये अलाउंस क्या होगा, इसका फिर टैक्सेबल होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इन एडिशन टू द अबव मुकर्रम वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। ये भी गाड़ी की एडजस्टमेंट है और ये वन ऑफ द बेस्ट एडजस्टमेंट समझी जाती है। कहते हैं जी आई यूज कंपनी मेंटेन्ड कार फॉर बोथ पर्पस। अब बोथ का मतलब है 5% का रूल हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे। हम लिख लेते हैं कि रूल हमारा कौन सा है, 5% के। दिस कार वॉज प्रोवाइडेड टू हिम ऑन 1 जुलाई 2022 इन रिप्लेसमेंट ऑफ हिज प्रीवियस कार। पिछली गाड़ी लेके हमने साल के शुरू में डेट दी है, इसको भी अंडरलाइन कर लूंगा, गाड़ी दे दी थी हमने इसको। दिस कार वॉज परचेज 3 years ago एट अ प्राइस ऑफ ₹1 million। परचेज का वर्ड आया, कॉस्ट आ गई, कहानी मेरी यहाँ पे डन हो गई है। रूल लॉक कर दूंगा, 1 million जो होगी कॉस्ट है उसका मैं लूंगा 5% और बेनिफिट जो है सैलरी में ऐड हो जाएगा, ऐसे ही है। उसके बाद हाउ एवर द मार्केट वैल्यू ऑफ द कार ऑन 1 जुलाई वॉज 800,000। क्या ये रेलिवेंट है? ये इररेलेवेंट है, इसे हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। On 1 September 2022, in accordance with the terms of his employment, AL transferred the previous car। 1 सितंबर 2022 को पिछली कार जो है थी, पुरानी कार, इसको ट्रांसफर कर दी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रांसफर की गई है फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में दे दी गई है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द कार एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वॉज ₹4 लाख।
तो भाई 4 लाख की गाड़ी थी, इसको किसके ऊपर दी है, जीरो के ऊपर दी है, कितना बेनिफिट दिया है, 4 लाख का बेनिफिट दिया है, ये क्या हो जाएगा, इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद है जी ऑन 1 जून 2023 मुकर्रम सोल्ड दिस कार टू हिज नेबर एट अ प्राइस ऑफ ₹3.5 लाख। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लिख लें। जो आपके होते हैं ना पर्सनल एसेट्स, वो टैक्सेबल नहीं होते, वो आपकी वेल्थ का पार्ट बनते हैं। ये गाड़ी बेचेंगे, इसका पैसा आएगा जब हम रिटर्न्स कर रहे होंगे इन नेक्स्ट वीक, रिटर्न्स में हम शो करेंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट पे, बट ये टैक्सेबल नहीं होती। पर्सनल एसेट्स बेचेंगे, टैक्सेबल नहीं होते। कल यही बात मैं दोबारा करूंगा कैपिटल गेन में जाके कि टैक्सेबल क्यों नहीं होते, बट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये कल सवाल हमने किया तो नहीं था ये वाला, मुझे क्यों फील आ रहा है कि मैंने बहुत कुछ कराया। अच्छा मैं करा तो रोज करा रहा हूँ तो देजा वो लग रहा है इस वक्त, ये चीज़ खो चुकी है मेरे साथ। परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस ऑफ ₹5 लाख, द बोनस वॉज पेड टू हिम ऑन 5 जुलाई 2023, ईयर एंड के बाद। एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, हमने कल भी बोनस की 2-3 एडजस्टमेंट पढ़ी हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, आगे भी 1-2 एडजस्टमेंट्स बोनस की हैं। ये दे रहा ईयर एंड के बाद ही है, ईयर एंड होने के बाद बोनस दे देता है, और वो होता पिछले साल से। हमने लेने हैं सैलरी को रिसीट बेसिस के ऊपर। क्या इस साल बोनस मिला है, टैक्सेबल नहीं है, लेकिन है इस साल का बोनस ही, रिसीव हुआ अगले साल, तो अगले साल की इनकम का क्या कर देंगे, इसको हम पार्ट बना देंगे, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद है 2 फ्री बफे डिनर कूपन्स पर मंथ, 1 ईच फॉर मुकर्रम एंड हिज वाइफ इन अ 5-स्टार होटल। तरसो कैफ के बच्चों, तरसो। The coupons were provided in line with the AEL's policy for its management employees. The dinner cost ₹2,000 per person. क्या ये बेनिफिट है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो इस बेनिफिट का क्या लेंगे हम, ट्रीटमेंट लेंगे। कैसे लेंगे, देखेंगे जी, कितने का है पर पर्सन, 2000 का, 2 बंदों का कूपन है, कितने महीने का मिला है, कितना बेनिफिट हुआ, ये 48 का बेनिफिट है। ये क्या हो जाएगा, इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। एम्प्लॉयर कौन है, क्या ये खाना बना रही है, ये पॉलिसी है, क्या इस पॉलिसी का उसको पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। चलें, ये भाई साहब जो है मुकर्रम तो काम करता है, उसकी बीवी क्या करती है वहाँ पे, तो उससे क्यों बेनिफिट दे रहे हैं, वो बेनिफिट तो दे रहे हैं ना यार, वापस आओ बेनिफिट दे रहे हैं ना, पर्सनल बेनिफिट है, ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर तुम्हारे ये हाल रहे ना, तुम लोग होगे दरबारों में, तुम्हारा होगा अगरबत्ती लाइट डिनर, सुकून से पेपर फोकस करो। फिर है जी रीइंबर्समेंट ऑफ ₹20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस, 20% ऑफ दिस अमाउंट वो स्पेंड बाय मुकर्रम इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। तो 80% है उसके पर्सन के साथ, तो हम लेंगे 20,000 का 80%, 16,000 जो आएगा वो हो जाएगा इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद 2 एयर कंडीशनर्स एंड वॉशिंग मशीन फॉर यूज एट अ होम, द कंबाइंड बुक वैल्यू ऑफ दीज अप्लायंसेस वर 3 लाख, द अप्लायंसेस वर रिटर्नेबल टू AEL आफ्टर 3 years टाइम, AEL चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन दीज अप्लायंसेस। हमने कहा था अगर एसेट यूज करने के लिए दिए गए हैं, जो उनकी डेप्रिसिएशन होगी, जो कंपनी चार्ज कर रही है, वो उसकी इनकम का पार्ट बना देंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे कितनी, 30,000, और वो क्या हो जाएगी, इसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर उसने यहाँ पे दिया होता कि जी ये मशीनरी या ये जो एयर कंडीशंस हैं ये अप्लाई किए गए हैं 1 नवंबर को, तो हम इसको फिर टाइम पर पोर्शनेट कर रहे होते। अगर लिखा होता जी 1 जनवरी को दिए गए हैं, तो हम इसका 6/12 करके यहाँ पर ले रहे होते। उसके बाद है जी एन ऑप्शन टू परचेज 20,000 शेयर्स ऑन 1 में 2023 एट 25 पर शेयर, द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ AEL एट दैट डेट वाज 85 पर शेयर। ऑप्शन मिली है, कोई ट्रीटमेंट होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इग्नोर। ट्रीटमेंट कहाँ पे होना था, ऑप्शन बिकती नहीं बिकी, इसने ऑप्शन एक्वायर कर ली है, साइलेंट है। अगर शेयर इशू होते तो फिर हम ट्रीटमेंट ले रहे होते, बट आगे तक बात गई नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा।
और इसका मतलब बेसिक सैलरी पर मंथ थी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मेडिकल अलाउंस नॉर्मल रूल के तहत चलेगा, हाउस अलाउंस भी 12 से, और ये भी कहाँ जाएगा 12 से जाएगा। सो डैट वाज द इजी क्वेश्चन। अब इस इजी क्वेश्चन में सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट जो है थी वो आपकी एडजस्टमेंट नंबर 1 थी। अगर आपके पास ये पास्ट पेपर की बुक है ना, उन पास्ट पेपर की बुक में एग्जामिनर कमेंट्स में जाकर पढ़ सकते हैं कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट, बच्चे इसको टेकअप नहीं कर पाए थे। मैं आपको शायद दिखा देता हूँ एग्जामिनर कमेंट्स। ये मेरा ऑफिशियल लैपटॉप है, वो वाला नहीं है। वो किधर गया है? सेफ प्ले करते हैं। एक ऑटम कौन से 15, ये है सवाल मुकरम वाला। ये एग्जामिनर कमेंट्स है, जरा ये जो सैलरी से रिलेट कर रहे हैं आपको नजर आना स्क्रीन के ऊपर। ये जो पहले सारे पॉइंट है ना, अब इसकी मार्किंग स्कीम अगर लगे दिखाता हूँ मैं। दैट क्वेश्चन वॉज अराउंड है था ये 20 मार्क्स का, 9 नंबर की सिर्फ सैलरी है जो अभी हमने डिस्कस की है। ये चीज़ें इसके क्या थे, 9 नंबर से। अब ये जो कमेंट्स है ना यहाँ तक जो आपको नज़र आ रहे हैं, ज़रा पढ़ें कि एग्जामिनर ने क्या मिस्टेक्स हाईलाइट की है और बच्चों ने क्या ब्लंडर मारे हैं, ज़रा पढ़ के बताएं। यार शाहीन दोबारा खोल दो यार, हबस हुआ हुआ है। ये गलती आपने की पहली वाली, ओके। सेकंड वाले पे आए, ये भी बच्चों ने गलती क्या की है, कॉस्ट पे नहीं गए, फेयर मार्केट वैल्यू पे चले गए, दूसरी गलती। तीसरी गलती जो ट्रांसफर ऑफ कार थी जिसपे 4 लाख का बेनिफिट था वो ट्रीट ही नहीं किया। उसके अलावा बोनस को सैलरी का पार्ट बना दिया, हालांकि वो टैक्स होना था रिसीट बेसिस के ऊपर, ये भी गलती बच्चों ने की है। उसके अलावा ये जो फ्री बफे था ये इनकम का पार्ट नहीं बनाया कि तो फ्री में मिल रहे हैं, तो ये भी गलती थी। डिप्रिसिएशन जो है थी इंक्लूड नहीं की। ऑप्शन जो एक्वायर की है उसका उन्होंने ट्रीटमेंट लिया हुआ था बच्चों ने। तो ये कॉमन मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में एग्जामिनर भाई साहब ने आइडेंटिफाई करके दी हैं, ठीक है। आप लोग देख लें, अभी हमने डिस्कस किया आप में से कितने बच्चे कौन कौन सी गलती कर रहे थे, यहाँ पे अपना सेल्फ एनालिसिस कर लें। उससे घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता, हो गई है, अब आगे नहीं करनी वो। अगर इस तरह की मिलती जुलती बात आई तो अब आपने आगे ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। गॉट इट? सवाल क्लियर है? चलते हैं आगे, अच्छा सवाल है। अब आगे 9 नंबर हमने करनी है ना, ये कंबाइंड क्वेश्चन में कैपिटल गेन बिल्कुल आसान है 2 नंबर का, बाकी एडजस्टमेंट्स बिल्कुल आसान है, और 6 नंबर सिर्फ किसके हैं, टैक्स निकालने के हैं। जो टैक्सेशन है रेट लगा के एडवांस टैक्स माइनस करने के 6 नंबर है। तो अगर आपकी सैलरी बिल्कुल ठीक हो रही है और आप टैक्सेशन ठीक कर रहे हैं आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको एक और चीज़ आपकी एक मिथ ब्रेक कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें उसने पूरे सवाल के नंबर नहीं दिए हुए, उसने कहा कि सैलरी सही कैलकुलेट कर दो, मैं तुम्हें सैलरी कितने नंबर दूंगा, 9 नंबर दूंगा। पेंटिंग का डिस्पोजल 2 नंबर, बिजनेस के 3 नंबर थे, और टैक्सेशन के जो है थे वो कितने थे, 6 नंबर उसने दिए हुए थे। यहाँ पे क्या होनी है कैसे नहीं होनी, तो यहाँ पे हर एडजस्टमेंट के नंबर होते हैं। अगर आपकी एक एडजस्टमेंट गलत होगी सिर्फ उसके मार्क्स कटेंगे, बाकी एडजस्टमेंट के आपको मार्क्स जो है वो मिल रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर सवाल 20 नंबर का था, आपका बिजनेस गलत निकल गया, 3 चीज़ें ठीक हैं, आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह पेपर पास, मैं कहता हूँ कि सवाल में से पासिंग मार्क्स सिक्योर करना सीखें।
अब ये 9 नंबर सैलरी अगर आप ले जाते हैं, आप टैक्सेशन करते हैं, आपका पेपर पास था, इस सवाल पे मार्क्स निकल जाएंगे। इस तरह सवाल में ये एडजस्टमेंट बड़ी भी आएंगी, मुश्किल भी आएंगी, वो तंग करती हैं। उसके अलावा आपको बाकी तमाम एडजस्टमेंट्स आ रही होती हैं, वो करो, मार्क्स आपके मिल जाया करेंगे। पेंटिंग दिल में होती है। स्प्रिंग 16 का सवाल है, under the provision of income tax ordinance and rules made thereunder, compute the total income, taxable income, net tax payable by या refundable to वजाहत during the tax year 2023. Wajahat, aged 48 years, is a marketing manager in Nayab Private Limited, a company engaged in the manufacture and supply of tissue papers. The details of his monthly emoluments during the year ended 30 June 2023 are as under. बेसिक सैलरी है, ये मंथली है, क्या हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। डीएनएस अलाउंस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कन्वेंस अलाउंस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन एडिशन टू द अबव प्रोविडेंट फंड 8400 पर मंथ जो है वो उसको दिया गया। इक्वल अमाउंट जो है था वजाहत भी कंट्रीब्यूट कर रहा था। इंटरेस्ट इनकम 3,90,000 थी, 20% रेट के ऊपर, और री इम्बर्समेंट की गई है 60,000 की। ये ऐड हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। प्रोविडेंट फंड के स्लाइड्स में यही ट्रीटमेंट मैंने करवाया था आपको जब कल हम पी फंड का रूल लगा रहे थे, यही एडजस्टमेंट के मुताबिक हमने पी फंड कैलकुलेट किया था। कर लेंगे, ये डुएबल है सबका। किसी को मुश्किल है तो बता दें, मैं करा देता हूँ। बहुत ही यार, करा दें यार। देखें यार, सिंपल सी बात है, इसको देखें। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कोई ट्रीटमेंट होता है, इग्नोर करते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब इसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 8400 पर मंथ, तो 8400 इंटू 12 कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, 100। उसके बाद पक्का ये आ रहा है, इसमें से हम लेस करेंगे 1.5 लाख और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। इसकी बेसिक सैलरी कितनी बनेगी, 840 और 120, 960 बनेगी। बेसिक सैलरी इसकी 8,40,000 है और डीएनएस अलाउंस कितना है, 1,20,000 है। सम कितना बनेगा, 9,60,000 बनेगा। कितना आएगा, लोअर लेस करेंगे, रिमेनिंग कितना बेनिफिट आया, ये इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। फिर बात हो जाएगी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 3,91,000, लेस करेंगे हायर ऑफ 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, वो है 9,60,000 का 1/3 कितना बनता है, 320। और हम लेंगे 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, वो हमें पता नहीं है, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, आप x कितने पे दिया था, 20% पे, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3,91,000 आ रहा है। आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें, 391,000 डिवाइड करें 0.2 पे, क्या जवाब आएगा, 1। ये आ गया, ये आपका है एक्यूमुलेटेड बैलेंस 19,55,000। इसका लें 16%, क्या बनेगा, 3,1। हायर कितना हो गया, ये लेस हो जाएगा, रिमेनिंग कितना है, इनकम में ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात, यही सवाल कराया था वहां पे भी। बदर क्वेश्चन नंबर ऑटम 16 का, ये भी 20 नंबर का सवाल है, इसके ऊपर भी हम ज़रा पहुंचते हैं। चलें जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम, अच्छा सवाल है बदर वाला भी, इसमें सैलरी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है,
इस सवाल में भी पास पेपर में 20 नंबर का सवाल है मेरे ख्याल से। सैलरी की वर्किंग इसमें बहुत ज़्यादा है, तो एक अच्छा सवाल, एक सा सवाल मिसेस असलम वाला, वो एक क्रिएटिव वाला, एक हो गया बदर वाला। ये 3 अच्छे सवाल हैं जिसमें सैलरी की उसने अच्छी एडजस्टमेंट्स पूछी हैं। इसके बाद 2 और सवाल रह जाएंगे जो अच्छे सवाल थे सैलरी के, जो उसने हट के पूछे हैं। बाकी सारे सवाल कॉमन है, कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं, कॉमन रूल्स हैं, कोई नई चीज़ नहीं पूछी उसने। यहाँ पे उसने नई चीज़ पूछी हुई थी। कहते जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द नेट कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम नेट टैक्स पेएबल बाय और रिफंडेबल टू बदर फॉर 2023 टैक्स ईयर 2023. Badar is working as a general manager finance with Hi-Fi Limited for past 2 years. The details of his monthly involvement during the year 30 जून 2023 are as follow. बेसिक सैलरी कितनी है? 2.5 लाख. बारह से मल्टीप्लाई हो जाएगी, या अगर ड्यूरिंग उसकी ईयर रिटायर हो गया तो उतने माह से मल्टीप्लाई कर देंगे. मेडिकल अलाउंस क्या कर देंगे? स्टार कर देंगे. हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल होते हैं. इन एडिशन टू द अबव बदर वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग. उससे कुछ और चीज़ें जो हैं वो क्या की गई हैं? प्रोवाइड की गई हैं. ₹9 लाख फॉर साइनिंग अ बॉन्ड विद HFL के उसने 9 लाख रुपया लिया है और HFL के साथ एक बॉन्ड साइन कर दिया है. अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड बदर वुड नॉट रिज़ाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 30 जून 2025. 30 जून 2025 से पहले वो भाई साहब रिज़ाइन नहीं करेंगे. रिस्ट्रिक्टेड कॉविनेंट है, आपको रोक दिया गया कि आप छुट्टी नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, पेमेंट दे रहे हैं आपको. ये जो होगी ये क्या होगी? टैक्सेबल होगी. इसकी इनकम में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. उसके बाद है कंपनी मेंटेन्ड कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज 5%. द कार वॉज परचेज ऑन 1 अगस्त 2022 एट अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹15 लाख. परचेज ही है ना. अब कब ली है? 15 लाख लेंगे. इसका हम कितना लेंगे? 5%. और कितने महीने ला देंगे? 11 महीने. और भाई अगस्त में लिए की हो गया? 10 किसने का है? कितने बनते हैं? 10 क्यारे से 11 मंथ्स का बेनिफिट लेंगे और इसकी इनकम में हम ऐड कर देंगे. ठीक है. अब ये पॉइंट नंबर 3 जो है ना, इसको जरा रीड करें. सवाल अजीब है, ट्रीटमेंट कॉमन है. ये जरा पढ़ें एडजस्टमेंट्स ने क्या गिवन की है. ये है एसेट ट्रांसफर का. क्या था? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट जो पे की होगी, जितना बेनिफिट होगा वो आपकी इनकम में हम ऐड कर रहे होंगे. यही रूल है एसेट ट्रांसफर्स का. अब इसमें कहता है जी ऑन 1 जनवरी 2023 HFL सोल्ड एन इन्वेंट्री आइटम टू बदर फॉर ₹12,000. कितने की उसने कॉस्ट पे की है? बदर ने 12,000 उसने कॉस्ट पे की है इस इन्वेंट्री आइटम की. The net realizable value of the item at the end of 31 December and 30 June was 22 and 24,000 respectively. He had acquired HFL had acquired it in July 2014 at a cost of ₹35,000. बताना है क्या करेंगे. अब देखें, NRV का मतलब है नेट रिलाइजेबल वैल्यू इन्वेंट्री की, कि मार्केट में आज ये इन्वेंट्री आइटम जो है इतनी हमें कीमत जो है वो फेच करके देगी, इतनी प्राइस हमें मिलेगी इसको बेचने की. तो NRV इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू. लिख लें, कहीं आपको याद आ जाएगा टैक्स में जो स्टॉक की NRV होती है वो उसकी मार्केट वैल्यू कहलाती है. नेट रियलाइजेबल वैल्यू के आज अगर मैं इस स्टॉक को मार्केट में जाऊं सेल करने के लिए इतने का बिकेगा. असूल है फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर लेस कॉस्ट, जो बेनिफिट है वो हम ऐड कर देंगे. उसको ट्रांसफर किया गया था जिस दिन, उस दिन की NRV कितनी थी? 22,000 थी. तो 22,000 लेस 12,000 करेंगे, 10,000 का बेनिफिट होगा और वो बेनिफिट क्या हो जाएगा? इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा. अब यहाँ पे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हो गई, ईयर एंड की NRV हो गई, दोनों क्या है? इररेलेवेंट है. असूल क्या था? डेट ऑफ ट्रांसफर की फेयर मार्केट वैल्यू.
डेट ऑफ ट्रांसफर की फेयर मार्केट वैल्यू, ये बातें लिख लिया करो ताकि आपको जब गो थ्रू कर रहे हो ये होते हैं चंक्स पॉइंट जो पेपर में क्लिक करने होते हैं कि डेट ऑफ ट्रांसफर की फेयर मार्केट वैल्यू पकड़नी होती है आपने जिस दिन ट्रांसफर किया गया था। वो क्या थी? 22,000 थी। तो 22 में से हमने 12 लेस किया, 10 का बेनिफिट हो गया, वो हमने क्या कर दिया इसकी इनकम में ऐड कर दिया। गॉट इट? अब ये एडजस्टमेंट मुश्किल थी, ठीक, लेकिन एग्जामिनर कमेंट के मुताबिक ये बच्चे सही नहीं कर पाए थे, उनको नहीं पता कहाँ से हमने लेस करवाना है कहाँ से लेस नहीं करवाना। दे डोंट नो कि NRV इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ही होती है। हालांकि जिस अटेम्प्ट का सवाल है ना, उस अटेम्प्ट में टैक्स का पेपर कैफ 6 होता था। उससे पहले बच्चे 5 सब्जेक्ट पढ़ के आते थे जिसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और R1 शामिल होती थी। तो वो इन्वेंट्री के कीड़े होते थे, IS2 पढ़ के आते थे फुल फ्लेज। फिर भी बच्चे गलती कर गए थे कि NRV इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू होती है, नहीं लगा पता। आप तो वो जिन्हें इंट्रो पढ़ी नहीं है, एग्जामिशन वाली कौम है, तो इसलिए ज़रा इसको लिख लेना कि स्टॉक की NRV इसकी ही फेयर मार्केट वैल्यू होती है ताकि पेपर में अगर पूछे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब एम्प्लॉय शेयर स्कीम का सवाल है, इस पे आ जाते हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम याद है, वो 3 ही बातें हैं, ऑप्शन, इशू, ओपन या रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड में या तो बेच दिए या इंतजार की है। चलें जी। एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड टू बदर इन अगस्त 2021। आपका टैक्स ईयर कौन सा है? 2023। ऑप्शन कब दी गई है? 21 में। इसका मतलब इस साल से रेलेवेंट बात नहीं है। ये हमने एम्प्लॉय शेयर स्कीम में रेलेवेंट टू दिस ईयर डाटा पकड़ना होता है। इसको दी गई थी ऑप्शन 2021 में टू एक्वायर 2500 शेयर्स इन HFL पेरेंट्स कंपनी मामू PLC listed on Hong Kong Stock Exchange. However, the option was exercisable after completion of 1 year of services with HFL. ये ऑप्शन कब उसको मिलेगी? जब उसकी 1 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी, तब हम उसको शेयर्स दे देंगे। इसका मतलब उसने ये अक्वायर की थी अगस्त 2021 में, तो अगस्त 2022 में जाके उसको क्या किए जाएंगे? ये शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, 1 साल का उसको हमने टेन्योर दिया हुआ है। Badar paid an amount equivalent to PKR 2 lakh to acquire the option when the fair market value of the option was rupees 2.5 लाख। उसने ऑप्शन कितने की ली? 2 लाख की, जब फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 2.5 लाख थी। इज इट रेलिवेंट फॉर अस? ये सिर्फ उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसको पढ़ के बस ऑप्शन की कॉस्ट जो पे की है वो 2 लाख रुपया है, उसे मैं क्या कर लूँगा? हाईलाइट कर लूँगा कि ये मुझे पता है मेरी ये ऑप्शन की कॉस्ट है। On September 2015, he paid an amount equivalent to PKR 3 लाख to acquire the shares in MP। इसको रकम को उसने 3 लाख मजीद पे कर दिया। 15 सितंबर को उसको शेयर इशू कर दिए गए जब शेयर की मार्केट वैल्यू क्या थी? 375 पे थी। रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड कुछ नहीं बताया हुआ। इसका मतलब जिस दिन शेयर इशू किए हैं ओपन शेयर थे, हम बेनिफिट लेके ऐड कर देंगे। ऑन 15 जून बदर सोल्ड 2000 शेयर्स नेट प्रोफिट। ये तो बात हो रही है कैपिटल गेन की, इसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज ये बात कैपिटल गेन की है। हम चलते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम में। कितने शेयर थे? 2500। बेनिफिट लेने हैं 2500। कितने का? फेयर मार्केट वैल्यू 15 सितंबर को थी 375 रुपये की। कितनी बनती है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू? कितना? लेस करवा देंगे जो इसने कॉस्ट पे की है। 2 लाख ऑप्शन का पे की है और शेयर से कितनी पेमेंट की है? 3 लाख। ऐसे ही है। कितना बेनिफिट हुआ? ये है इसका एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट, सैलरी में ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आप वॉल्यूम के हिसाब से देखें ना, आप एक बच्चा बैठा हुआ है आई कैप में, इतनी बड़ी एडजस्टमेंट आ गई, फोत हो जाता है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, पता नहीं क्या होगा इसमें, इतना बड़ा उसने टेक्स्ट लिख दिया है, ये बहुत मुश्किल है। इज इट मुश्किल? ये मुश्किल थी? आप लोग कह रहे नहीं थी, बट एग्जामिनर कहता है थी। ये एग्जामिनर कमेंट्स हैं। एग्जामिनर कमेंट्स में ये वाला कमेंट, गाड़ी वाला जो भी बताया आपको पहला, ये था, और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो हैं उसमें उसने कॉमन मिस्टेक जो है वो हाईलाइट की हुई है कि ये मिस्टेक कर गए हैं।
और इन्वेंट्री वाले पॉइंट में भी उन्होंने क्या की हुई है, मिस्टेक की हुई है। तो एग्जामिनर जो है वो चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। अब आप देखें इस सवाल में उसने सैलरी का ब्रेकअप भी गिवन किया था कि टर्मिनेशन बेनिफिट्स के 2 नंबर दूंगा मैं, शेयर के सिर्फ ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम की ये बात लिखने के 2 नंबर थे, और बाकी तमाम सारी चीज़ों कितने नंबर थे, 3 नंबर थे। तो ये उसने प्योर मार्किंग स्कीम गिवन की है। मींस ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है, कितने नंबर से, 2 नंबर। एक एडजस्टमेंट के 2 मार्क्स है जो उसने आपको यहाँ पे गिवन किए हुए हैं। तो इसको आप तरीके से पढ़ें, जो रेलेवेंट डाटा आपको चाहिए वो पकड़े, आपका जवाब जो है वो एक्यूरेट आ जाएगा। आपको पता है कि यार मैंने चीज़ सीखी है, इसमें मुझे 3 बातें ही चाहिए थी। फेयर मार्केट वैल्यू जब शेयर्स मिले, मुझे सिर्फ वो चाहिए, मुझे ऑप्शन की कॉस्ट चाहिए, मुझे शेयर्स की जो मैंने कॉस्ट पे की है वो चाहिए। मुझे सिर्फ 3 बातें चाहिए। इसके अलावा वो सवाल में जो मर्जी गिवन कर दे वो मेरे लिए क्या है, इररेलेवेंट है। मुझे मेरे रेलेवेंट डाटा को पकड़ के प्लेस करना है, मेरा जवाब आ जाएगा जो सैलरी में जा रहा है। गॉट इट। उसके बाद है ऑन अदर इंफॉर्मेशन में 2023 से ऑन 1 जुलाई 2015, 15 नहीं आएगा ये, इसको ज़रा मार्क कर लीजिएगा, ये 2022 कर लीजिएगा इसको। किधर आया था, 22 को भी 22 कर लो, घबराना नहीं है यार। On 1 July 2022, Badr received following payments from his previous employer सुल्तान हॉस्पिटल लिमिटेड। प्रीवियस उसका कोई एम्प्लॉयर था, उसने उसको ये पेमेंट्स की हैं। कौन कौन सी? 6 लाख रुपया इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स अंडर एन एग्रीमेंट। ये है गोल्डन हैंडशेक, वॉलंटरी रिटायर हुआ था, ये गोल्डन हैंडशेक है, 6 लाख पे की है। अब इसको पढ़ते साथ ही मुझे देखना है कि इसको मैंने एनटीआर में ट्रीट करना है या सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाना है। असूल क्या है, अगर मुझे एवरेज रेट गिवन किया तो ये कहाँ जाएगा, सेपरेट ब्लॉक में, अदरवाइज एनटीआर में। ठीक है, आगे चलते हैं। 485 मिला अंडर एन अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी स्कीम। तो अमाउंट जो रिसीव हुई है उसमें लेस करेंगे 75,000 या 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव, विच एवर इज लोअर वो लेस हो जाएगा। तो 75 लेस हो रही होगी, बाकी जो है 410 वो ऐड हो जाएगा। On 1st November, Badr fell ill and was admitted to Sultan Hospital Limited. The hospital incurred 65,000 on his treatment but did not charge anything to Badr. इसका ट्रीटमेंट होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब वो इसका एम्प्लॉय नहीं है। ध्यान से पढ़ें, ये प्रीवियस की बात हो रही है, नौकरी छोड़ चुका हुआ है। जब नौकरी छोड़ चुके हो, क्या आप उसकी एम्प्लॉयमेंट में आते हो? जब आप उसकी एम्प्लॉयमेंट में नहीं आते, उसने ये बेनिफिट दी थी, तो कहाँ लेके जाओगे? सैलरी में तो नहीं आ सकता आपका ये, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। ये प्रीवियस एम्प्लॉयर था, अगर ये करंट एम्प्लॉयर होता तब भी एग्जाम्ड था। ये करंट एम्प्लॉयर होता तब भी एग्जाम्ड था। क्यों? बिकॉज उसका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल था, लेकिन ये इसका प्रीवियस एम्प्लॉयर था और एम्प्लॉयमेंटशिप खत्म होने के बाद मिल रहा है, तब भी इसका ट्रीटमेंट हम नहीं लेंगे, ये पॉइंट इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स जो इसका कटा सैलरी से वो 1,11,05,000 है, टैक्स में से लेस हो जाएगा। हिज टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेड देयर ऑन फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स जो है था वो ये था, मतलब एवरेज रेट गिवन किया गया है। तो जो गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट है वो किसका पार्ट बनेगी? सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बन रही होगी। इज दैट क्लियर? कर लोगे ये? दिस वॉज एक्चुअली गुड क्वेश्चन। इसमें से ये जो उसने आपको गिवन की ना प्रीवियस एम्प्लॉयर की चीज़ें, ये हट के उसने पूछा था। एम्प्लॉय शेयर स्कीम अच्छी थी, तो एक अच्छा सवाल था ये। और इन्वेंट्री आइटम जो है थी वो उसने ज़रा अलग चीज़ पूछी थी। फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का, डैट इज ऑटम 17 का तकी अहमद वाला। आज तक की सबसे मुश्किल लोन की एडजस्टमेंट यहाँ पे आई है। लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर की सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे आई है। इस सवाल को मैं सारा खुद सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? बात वही है, समझ आए? अगर आप इन 17 अटेम्प्ट्स की न्यूमेरिकल्स की बात करें ना, तो जो सबसे हटके, जो दिमाग वाकई घुमाने वाला था, वो ये न्यूमेरिकल था।
मरा ही था वो भी एंड पे, पहले में वो मर गई, दूसरे में वो, तीसरे में वो मर गया था। अंजाम पता है आपको क्या है। अच्छा, इसमें रिसीट बेसिस का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई हुआ है। रिसीट बेसिस का कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। लोन की आज तक की सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट जो उसने पूछी है वो ये है। इसको देखते हैं, इसको मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करूंगा, इसको समझिएगा, क्योंकि इस तरह के अगर एडजस्टमेंट्स आ जाए आउट ऑफ द वे तो करने की हिम्मत पैदा करनी है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम द टोटल इनकम। अच्छा, क्या कुछ कहा है उसने, टोटल इनकम बतानी है, टैक्सेबल इनकम बतानी है, नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू निकालना है तकी अहमद फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। रिक्वायरमेंट पढ़ ली, समझ आ गया क्या चीज़ें पूछी हैं। बिकॉज जब हम इसको अगले वीक में माइट बी ऑन ट्यूसडे या वेडनेसडे जब हम सारे सवाल कर रहे होंगे कंबाइंड हेड्स के, तो उसमें इस चीज़ के नंबर हैं। उसने अगर कहा है कि बताएं टोटल इनकम, तो दिस इज समथिंग एल्स। टैक्सेबल इनकम और इसमें फ़र्क होता है, इसको लिखने के शो करने के नंबर होते हैं। टैक्स लाइबिलिटी टैक्स पेएबल दोनों अलग चीज़ें हैं, इनको शो करने के मार्क्स होते हैं। टैक्स लाइबिलिटी होती है इनकम आई है, रेट लगाया, टैक्स लाइबिलिटी आ गई है। उस टैक्स लाइबिलिटी में से तमाम टैक्स क्रेडिट्स लेस करोगे, तमाम विद होल्डिंग टैक्स लेस करोगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो क्या कहलाएगा, आपका टैक्स पेएबल कहलाएगा। तो अगर वो कहता है मुझे टैक्स लाइबिलिटी बताएं, हम वो भी बताएंगे कि ये टैक्स लाइबिलिटी है, और टैक्स पेएबल ये भी बताएंगे। तो टोटल इनकम भी अलग चीज़ होती है और टैक्सेबल इनकम भी अलग चीज़ होती है। और अब एग्जामिनर पिछले 7-8 अटेम्प्टों से क्लियरली ये पूछता है कि मुझे ये 4 चीज़ें बतानी है, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेएबल, टैक्स लाइबिलिटी। अगर आप उसको क्लियरली चीज़ें मेंशन करके नहीं देते, आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। ये रिक्वायरमेंट है जो क्या करनी है, आपने हर हाल में कंप्लायंस करनी है इसकी, ठीक है। कहता है जी, तकी अहमद इज वर्किंग एज अ डायरेक्टर मार्केटिंग विद जी टेक्सटाइल लिमिटेड फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। डिटेल्स ऑफ हिज मंथली इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2023 आर एज अंडर। ये उसने कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन की है। बेसिक सैलरी मंथली है, पर मंथ आ जाएगी, क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन लिख लेंगे। अगर नीचे कोई रिटायरमेंट वगैरह आई तो हम देख लेंगे कितने वहाँ बनते हैं, 9-10 यहाँ जितने बनते हैं वो लिख लेंगे। कन्वेंस अलाउंस ये भी क्या होगा, टोटली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस से हम क्या कर लेंगे, स्टार कर लेंगे। इन एडिशन टू द अबव, इसके अलावा तकी अहमद has provided the following information. He and his family members are covered with the health insurance policy in accordance with the terms of employment. The amount of annual premium paid by ZTL was rupees 2 लाख। मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या हो गई है, एग्जेम्प्ट हो गई है। मेडिकल अलाउंस जो है ये क्या हो गया है, टोटली टैक्सेबल हो गया, ठीक है। During the year, daily allowance of rupees 4 lakh was received to meet the expenses for working on assignment at ZTL factories located in Lahore and Multan. अब इसको पूरे साल में जो डेली अलाउंस मिला है वो 4 लाख मिला है। ये कहा था कि तुम्हारे जो अखराजात होंगे ये लाहौर मुल्तान में आने जाने के, उसके लिए। इसका मतलब इसको स्पेसिफिक काम के लिए मिला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्क नहीं मिला। अगर लिखा होता कि इसको हमने 4 लाख रुपया दिया डेली अलाउंस टू मैनेज द बिजनेस अफेयर, और वो कोई भी हो सकते हैं, मैं इसको टैक्सेबल कर देता, एग्जेम्प्ट कर देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इग्नोर होगा। ये चीज़ याद रखनी है। अगर मुझे वर्क स्पेसिफिक है कि इस काम के लिए दिया गया है, इतना दिया गया है, तो ये अगर यही डेली अलाउंस होता, लिखा होता डेली अलाउंस गिवन टू द मिस्टर तकी अहमद पर मंथ, टैक्सेबल है। डेली अलाउंस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क पर मंथ मिलता तो वो क्या होना था, टैक्सेबल होना था। हो गया ये। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद 31 जुलाई 2023 को HR कमेटी अप्रूव्ड अ परफॉर्मेंस बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉयज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। तकी रिसीव 12 लाख एज अ परफॉर्मेंस बोनस ऑन 15 अगस्त। ये 5वीं एडजस्टमेंट है बोनस की इन 11 सवालों में, और हर एडजस्टमेंट में बोनस जो है वो क्या हो रहा है, ईयर एंड के बाद दिया जा रहा है। साल ख़त्म हो रहा है उसके बाद बोनस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कॉमन समझ आ गई क्या कर रहा है बोनस में गेम। बोनस हमेशा वो ईयर एंड के बाद दिलवा रहा है आपको,
तो इसका मतलब आप तो हिफ्ज होगी कि क्या एडजस्टमेंट उसकी होनी चाहिए, इस साल इग्नोर, अगले साल टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद इस पे आते हैं, ऑन 31 मार्च 2023 इन रिकग्निशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर ऑफिस सर्विसेज विद ZTL, ये है सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान से पढ़ें। डेट क्या है 31 मार्च 2023 की, उसकी 5 साल सर्विसेज पूरी होने के बाद ZTL ने क्या किया, डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि जो उसने हमने लोन लिया हुआ है हम उसको लोन माफ़ करने लगे हैं। लोन माफ़ करने का जितना लोन वेव ऑफ करेंगे उसका बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा, इतना ही है। कहानी यहाँ पे अजाब आएगी यहाँ पे। द इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹25 लाख वॉज टेकन ऑन 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को 25 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन लिया 0% रेट के ऊपर, एंड वॉज रीपेएबल इन 50 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम मई 2021, कर लें इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। मई 2021 से वो क्या कर रहा है, वो इनको लेकर चल रहा है। द प्रिस्क्राइब बेंचमार्क रेट इज 10% पर एनम, ये है उसका प्रिस्क्राइब बेंचमार्क रेट। ये एडजस्टमेंट है, दिखने में आसान है, अब इसको करते हैं। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड 1 लाख फॉर अटेंडिंग बोर्ड ऑफ मीटिंग ऑफ ZTL, नो टैक्स वॉज विद हेल्ड फ्रॉम दिस अमाउंट, ये इसका अमाउंट कटी है, सैलरी में इसकी ऐड हो जाएगी। अमाउंट ऑफ टैक्स जो विद हेल्ड हुआ है सैलरी से वो कितना था, 2 मिलियन का, ये तमाम बेनिफिट्स हो गए। अदर इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ये जो यहाँ पे उसने पंगा ये किया एंड पे जाकर सवाल पे, कि सैलरी इज ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑन 10 जुलाई ऑफ द फॉलोइंग मंथ, कि हर महीने की सैलरी अगले महीने की 10 जुलाई को उसको रिसीव होगी। जुलाई की सैलरी कब रिसीव होगी, अगस्त में, अगस्त की सितंबर में, एंड सो ऑन उसको सैलरी मिल रही होगी। पॉइंट 2 में से कह दिया कि 10% एनुअल इंक्रीज वॉज गिवन टू हिम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई इन ईच ऑफ द लास्ट 3 ईयर, कि 1 जुलाई से जो उसकी तनख्वाह है वो हमने 10% क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। दिस इज द क्वेश्चन, इसको एक दफ़ा रीड करें, तसल्ली से रीड करें, समझें इसमें क्या है और क्या नहीं है, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। तसल्ली से फोकस होकर रीड करें, समझें अंग्रेजी को, बातें कम करें भाई, रीड करें, सवाल रीड करने को कहे। रीड कर लिया, अब इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। नाम क्या है इसका, टैक्स ईयर 2023 है, हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये आ गया हमारे पास, हालांकि मेरे पास इसका पड़ा हुआ सोल्यूशन,
मैं फ़ौरन जाके खोलूँ सोल्यूशन में आपको यहाँ पे बताऊँ रीड करके दी ऐसे की है, ऐसे की है, वैसे की है, बट आई वांटेड कि आप इसको समझे कि करना कैसे है, प्रॉपर सॉल्व करके बताऊँगा, टाइम लगता है लग जाए। ये सवाल है, रीड कर लिया। अब इसमें 90% एडजस्टमेंट आसान है, एक एडजस्टमेंट मुश्किल है, और आखिर जिसने हमें बात बता दी है ये मुश्किल है। अब टैक्स ईयर क्या समझें ज़रा इसको, मैं साथ साथ समझा रहा हूँ। टैक्स ईयर हमारा क्या है 2023, इसमें मंथ आएंगे जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, ये आ रहे हैं। अब उसने हमें क्या कहा है, उसने पहली बात तो की है कि जी यकम जुलाई से इसकी सैलरी में 10% हमने इजाफा कर दी है, और इसने हमें सैलरी गिवन की है इस साल की 4,40,000, ये इसकी सैलरी फॉर द ईयर थी। और जुलाई की सैलरी कब रिसीव होगी, अगस्त में, ये उसने बता दिया कि हर महीने की सैलरी अगले महीने रिसीव हो रही है। तो जुलाई की सैलरी में इजाफा हुआ, रिसीव कब होगी, अगस्त में। तो अगस्त में कितना रिसीव हुआ होगा इसको, 4,40,000। अब अगस्त की कब गई रिसीव हुई होगी, सितंबर में, सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। इसका मतलब 4,40,000 इसको कितने महीने का मिला है, 11 महीने का मिला है। ऐसे ही है, इज इट लाइक दैट? इससे एग्री करते हैं, कोई डिसएग्री करने वाला है तो बताए। ऐसे ही कर रहे हैं। जुलाई के महीने में भी इसे सैलरी मिली होगी, कौन सी, तो जून 2023 में सैलरी इसने अर्न की थी, वो इसे कब मिली होगी, जुलाई 2023 में मिली होगी। ऐसे ही है। क्या जून की सैलरी में इंक्रीमेंट है था? अब हमें क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट के बगैर सैलरी निकालनी है। अब जुलाई की सैलरी कितनी है, 4,40,000 है, ये 10% इजाफा होने के बाद आई है। ऐसे ही है, ये शो कर रही है 1.10% को। आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगी बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी, वो कितनी होगी, 4 लाख होगी। वो आप इसको अगर यहाँ पे लिख लेंगे तो ये है टोटल सैलरी रिसीट ड्यूरिंग द ईयर। कितनी बनेगी, 44 इंटू 11 कितनी बनती है, ये है 44 वाली, इसमें ऐड इसमें कितना ऐड हुआ था, 4 लाख, और टोटल यही लिख रहा था मैं, ऐसे कर रहा था। ठीक है, ये है इसकी टोटल सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। पहला पंगा सिर्फ इसमें यही था, सबसे बड़ी एडजस्टमेंट इसमें इस सवाल की यही थी। इसके ये स्टार्ट ही यहाँ से होना था, तो आपके शायद 4-5 नंबर कट जाते, क्योंकि इसकी बेस पे हर चीज़ गलत हो जानी थी आपकी। तो यही स्टार्ट था कि रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है। किस पे टैक्स होती है, रिसीट बेसिस पे। जो इस साल मिला यही इसकी इनकम है। तो पिछले साल की जून के पैसे जो थे 30 जून 2022, जब ईयर एंड हुआ था टैक्स ईयर 2022, जून की सैलरी इसको रिसीव हुई थी जुलाई में, वो थी 4 लाख रुपया। जुलाई में से बुलाया, कहा जी हमने आपका इंक्रीमेंट लगा दिया 10%, अब अगले से आपको सैलरी मिलेगी इंक्रीमेंट के बगैर। अब आपकी सैलरी कितनी है, 4,40,000 जो है वो है अब आपकी सैलरी। ये इसने हमें बात बताई थी। तो हमें इंक्रीमेंट वाली सैलरी पता थी कितनी है, दैट वाज 4,40,000 पर मंथ। हमने विदाउट इंक्रीमेंट वाली सैलरी जो है वो निकाली, वो कितनी थी, 4 लाख थी। तो इसकी टोटल सैलरी कितनी बन गई, 524,000,000। तो आप इसको लिख लेंगे। इसकी जो आएगी सबसे पहले बेसिक सैलरी, चार लाख प्लस 4,40,000 इंटू 11, 5284 कितनी थी, 52
ये है इसकी बेसिक सैलरी जो उसने हमें गिवन की है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हमें अलाउंस मिल रहे हैं, तो जो अलाउंसेस गिवन किए हैं वो भी उनका यही ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो कन्वेंस अलाउंस था 44,000, मेडिकल अलाउंस है वो भी 44,000 है, तो सेम वो पे हम क्या ले जाएंगे, उनको भी ले जाएंगे। कन्वेंस अलाउंस 44,000 है, तो 40,000 था विदाउट इंक्रीमेंट, विद इंक्रीमेंट कितना है 44,000 है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जवाब आएगा, 5,24,000। मेडिकल अलाउंस टोटल टैक्सेबल हो गया, आप यहाँ पे लेंगे जी मेडिकल अलाउंस, ये होगा 40,000, जमा करेंगे आप इसमें 44,000 इंटू 11 करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा 524,000 आ जाएगा। ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमने क्या कर ली हैं, यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक है। अब मैं सवाल पे आता हूँ, बाकी से लिखता हूँ। अब देखिए मेडिकल फैसिलिटी क्या है, एग्जाम्प्ट है, तो मुझे ये शो करनी है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई है, दिस मेडिकल इंश्योरेंस इज़ एग्जाम्प्ट, इसका मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूँगा। द रीज़न इज़ दैट इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर एन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर डेली अलाउंस जो है वो उसको दिया गया है 4 लाख रुपया टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर वर्किंग एंड असाइनमेंट ऑन ZTL। इसका क्या ट्रीटमेंट लेना है डेली अलाउंस का, क्या करना है, इसको एग्जाम्प्ट करना है, एग्जाम्प्ट कर लो, टैक्सेबल करना है टैक्सेबल कर लो, बट नीचे फिर अजम्पशन लिख देना, इसके ऊपर ना अजम्पशन लिख देना कि आई एम एज्यूमिंग दिस, क्योंकि अगर वो क्लियर कर रहा होता तो हम ले रहे होते। अब आप टैक्सेबल कर रहे हो, इसका मतलब जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वक्त दे दिया गया है 4 लाख रुपया, वो जाए ना जाए उसका बेनिफिट हो रहा है, आप टैक्सेबल कर दो। आप एग्जाम्प्ट कर रहे हो तो आप लिख देना कि अज्यूमिंग दैट दिस इज पर्टिकुलर गिवन फॉर द ट्रैवलिंग पर्पस, जो लाहौर से मुल्तान थी तो वो बन रहा है, अजम्पशन से लिख देना, इट्स अप टू यू, ठीक है। हम इसको टैक्सेबल करते ज़रा मज़ा करते हैं। 4 लाख कितना था, उसके बाद है बोनस, बोनस का कोई ट्रीटमेंट आएगा। उसके बाद है लोन, इसकी एडजस्टमेंट है बाद में करते हैं। बोर्ड बिल्डिंग कितने लाख रुपया, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 लाख रुपया, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सारा कुछ हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गया, क्या, लोन। लोन इसका वेव ऑफ हुआ है, इसको हमने देखना है। इसने लोन कितना लिया था, 25 लाख का इसने लोन लिया हमसे, ऐसे ही है। लोन इसने लिया था किस तारीख को, 1 जनवरी 1 जनवरी 2021। रीपेमेंट स्टार्ट हुई है 1 2021, तो टैक्स ईयर 21 में 2 रीपेमेंट हुई हैं। मई के महीने में पैसे कटवाए हैं इसने और जून के महीने में पैसे कटवाए हैं। कितनी इंस्टॉलमेंट है, 50,000 की इंस्टॉलमेंट बनी ना पर मंथ। जब ये ईयर एंड हुआ 2021 का ईयर एंड हुआ, इसने लाख रुपए का लोन वापस कर दिया था। इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आया था, 24 लाख। ये टैक्स ईयर 2022 के शुरू पे 24 लाख रुपए इसका आउटस्टैंडिंग लोन पड़ा हुआ था। फिर टैक्स ईयर 2022 में 12 की 12 पेमेंट हुई हैं, 12 इंटू 50,000 करेंगे, क्या जवाब आएगा, ये लेस हो गया। अब 2023 के स्टार्टिंग पे इसका ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 1.8 मिलियन आ गया, वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम पहुंच गए अपने रेलेवेंट ईयर में जहां पे हमने इसका बेनिफिट कैलकुलेट करना है। जब ये वाला साल शुरू हुआ है, इस ईयर में बताएं क्या इसका लोन 25 लाख था कि 18 लाख था। यहाँ पे पहली गलती हुई थी, जब वेव ऑफ की बात करेंगे तो उसने कहा आउटस्टैंडिंग लोन, तो 25 लाख में से अगर आपने कोई रकम लेस करवा के उसको बेनिफिट देने की कोशिश की, वो बेनिफिट नहीं है, वो ब्लंडर है। सवाल जाए दोबारा, सवाल पे जाए दोबारा, इस एडजस्टमेंट को रीड करें। ये सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है आज तक की, जिसका सर पाँव नहीं पकड़ा जा रहा था। और क्योंकि लोन की हमने बड़ा ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल, लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, बेनिफिट लेके ऐड कर देंगे, वेव ऑफ को लेस करवा देंगे। वाहिद सिनेरियो जो रीपेमेंट से रिलेट कर रहा है,
किससे रिलेट कर रहा है? रीपेमेंट। तो रीपेमेंट पेपर में उसने आज तक नहीं पूछी, ये फर्स्ट टाइम पूछी है। अगर वो रीपेमेंट पूछता तो हमने इस तरह लेके चलना है। क्या कर रहा है वो? लाइन क्या लिखी है उसने? 31 मार्च को जब मार्च का महीना एंड हुआ तो उन्होंने फैसला कर लिया कि भाईजान हम इसका लोन जो है आउटस्टैंडिंग वो क्या करने लगे हैं? वेव ऑफ करने लगे हैं। तो जब साल का शुरू हुआ इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? 18 लाख था। मार्च में फैसला कर दिया हम आपका लोन जो है वेव ऑफ कर रहे हैं। इसका मतलब जब मार्च की सैलरी उसको देंगे उसमें उसका ये 50,000 नहीं काटेंगे। ये ऐसे नहीं होगा कि हम उसको पहले पेमेंट कर रहे हैं, वो आ रहा है, हम उससे 50,000 ले रहे हैं, नहीं। जब हम उसको सैलरी ट्रांसफर कर रहे होंगे हम उसमें से उसकी इंस्टॉलमेंट काट के वापस कर रहे होते हैं, ठीक है। मार्च एंड पर डिसाइड हो गया, इसके 25 साल पूरे हो गए हैं, अब हमें इसको माफ कर दिया लोन। तो कितने महीने की इंस्टॉलमेंट्स कटी होंगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने की इंस्टॉलमेंट्स जो है वो 2023 में गई हैं। ऐसे ही है। मार्च के महीने में फैसला क्या हुआ है कि आपका लोन वेव ऑफ कर रहे हैं। इसका मतलब जब मार्च के एंड के ऊपर हमने फैसला किया कि हम आपका लोन वेव ऑफ कर रहे हैं, मार्च की सैलरी कब मिलनी थी? अप्रैल में। क्या अप्रैल में पैसे कटे होंगे? पैसे कितने महीने में कटे हैं? 8 महीने में कटे हैं। तो बताएं जी कितना बनता है? कितनी अमाउंट इसने कटवाई है यहां पे इस साल ड्यूरिंग द ईयर? कितने कटवाए हैं? 50,000 इंटू 8 कितना बनेगा? कितना रह गया? ये बेनिफिट वेव ऑफ किया गया है, ये बेनिफिट वेव ऑफ किया गया है। ये क्या हो जाएगा? हम उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। लोन कितने का आया? इसकी इनकम में ये हम ऐड कर देंगे। गॉट इट? इस सवाल के ना 16 मार्क्स का क्वेश्चन था ये वाला। पासिंग परसेंटेज है 37। वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है ये जो हम इस वक्त कर रहे हैं। पासिंग परसेंटेज क्या है? 37% है। इसको ज़रा हम आकर दोबारा देखते हैं। ये हो गया। एक चीज़ और रह गई है, वो क्या है? इंटरेस्ट बेनिफिट। वो हमने क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा डीम्ड इनकम का। इसको इम्प्लाइडली हमने 8 महीने की इनकम भी दी है इंटरेस्ट फ्री बेनिफिट की। कैसे? हम लोन का अब तक क्या पढ़ के आए हैं? जब भी हमने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट बेनिफिट हम लोन की अमाउंट पकड़ते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बेंचमार्क रेट माइनस किस रेट के ऊपर लिया हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट जो है हमारी इनकम में ऐड हो जाती है। ऐसे ही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर साल के शुरू में लोन होता 18 लाख रुपए का, मैं क्या पकड़ता? 18 लाख पकड़ता, उसको इससे मल्टीप्लाई करता, 1,80,000 का उसको इंटरेस्ट फ्री बेनिफिट होता, मैं ऐड कर देता। इज दैट क्लियर? अब ज़रा यहाँ पे मुझे बोर्ड पे ज़रा ध्यान कीजिएगा। लोन की रिपेमेंट पेपर में एक दफ़ा टेस्ट हुई है, उसके बाद उसने नहीं टेस्ट की। आपको पूछ सकता है किस्मत ख़राब हुई तो आपकी। आपने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, लोन लिया था आपने 1.2 मिलियन का। साल के शुरू में आपका बैलेंस कितना था? 2023 पे 1.2 मिलियन। साल का मिड आया 31 दिसंबर 2023, आपने 3 लाख की रिपेमेंट कर दी। आपका बेनिफिट कितना रह गया? 9 लाख। साल के एंड पे आपने एक और रिपेमेंट की होगी, वो तो साल के एंड पे है।
हम उसको नेक्स्ट ले लेते हैं। साल के एंड के ऊपर जब आया आपका 30 जून 2024, बेनिफिट कितना था आपके आउटस्टैंडिंग लोन? 9 लाख का, ये पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। पेपर में आपको ये चीज़ गिवन कर देता है, कैसे ट्रीट करेंगे? अगर पेपर में आपने ये गलती कर दी कि आपने लोन ऑब्टेन किया था 1.2 मिलियन का, इंटरेस्ट फ्री था, बेनिफिट लेंगे 1,20,000 रुपये का इंटरेस्ट बेनिफिट आएगा, अगर आप पेपर में ये करके आओगे, ये गलत है। क्यों? क्या आपका 1.2 मिलियन पूरा साल पड़ा हुआ था? नहीं था। अगर मैं 1.2 मिलियन का बेनिफिट ले रहा हूं, मेरे पास उतना लोन ही नहीं था, ये तो ज्यादती हो रही है मेरे साथ। मेरे पास बताएं 1.2 मिलियन कितना अरसा पड़ा रहा है? मेरे पास 1.2 मिलियन कितना अरसा रहा है? 6 मंथ। तो मैं इस अमाउंट का क्या लूंगा? बेनिफिट लूंगा 10% इंटू 6/12 करूंगा, कितना आएगा? 60,000। ये है इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का बेनिफिट जो मेरे पास 6 महीने रही थी। रीपेमेंट कर दी, अब मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब मेरा प्रिंसिपल कितना है? 9 लाख है। ये 9 लाख 6 महीने रहा है मेरे पास। 6/12 करूंगा, क्या जवाब आएगा? 45,000। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, 1,05,000 जो है, दिस इज माई इंटरेस्ट बेनिफिट जो मैंने इस लोन से हासिल किया है। बिकॉज लोन की रिपेमेंट कर दी थी। अगर लोन की रिपेमेंट कर रहा हूं, मेरा प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, सो मैं क्यों ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर अपना इंटरेस्ट लूंगा? क्या लॉजिकल है ये? अब इस सवाल में क्या हो रहा है? इस सवाल में क्या हो रहा है, अब जरा देखिएगा। हमारे पास इस सवाल में पेमेंट्स जो आई हैं, 8 पेमेंट्स हुई है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 8 पेमेंट हुई है। जुलाई के जब आए तो जुलाई में कितना था लोन उसका? 18 लाख था। रिपेमेंट हुई होगी, कितने की रिपेमेंट हुई होगी? रिमेनिंग कितना बच गया? इसके ऊपर फिर हम क्या लेंगे? बेनिफिट लेंगे, और ये 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा। फिर कितना लेंगे? 1/12 लेंगे। बताएं कितना आता है? यहाँ पे पेमेंट लेस नहीं होगी, पेमेंट अगले माह लेस होगी। इस महीने का ओपनिंग बैलेंस 18 लाख है ना, हम 18 लाख पे लगाएंगे। 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12, इस 1 माह का इंटरेस्ट क्या आता है इस अमाउंट पे? बताएं। पूरा 15,000। सैलरी जुलाई की आई, पेमेंट कट गई। अब अगस्त में कितना रह जाएगा? अगस्त में रह जाएगा हमारे पास 1750। इसका 10% ले, कितना बनता है? 14। सितंबर आ गया, फिर हमने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, कितना रह गया? 1/12 कितना बनेगा? अक्टूबर में कितना रह गया आउटस्टैंडिंग? 1650, 10%, 13। नवंबर में हमारे पास कितना हो गया? दिसंबर में 1550, 1 2। जनवरी में 15 था, कितना था? फरवरी में ये सारी आपका 8 महीने का जो आपने डीम्ड इंटरेस्ट कमाया, इसको जमा करें, टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? कोई और करे यार, 2 शहादतें होती हैं यार, क्या हो गया?
रिपेमेंट हो गई है मार्च में, मार्च में रिपेमेंट हो गई, ख़त्म हो गया लोन, मार्च में नहीं आएगा, मार्च में तो लोन माफ़ हो गया ना, उस पर तो आउटस्टैंडिंग है नहीं एक माह के लिए भी, तो वो नहीं आएगा। 8 माह की इंस्टॉलमेंट गई है, 8 माह के यहाँ पे इनकम कितना आएगा, 108,331, मेरी मर्जी 1 आ गया। दिस इज द इंटरेस्ट बेनिफिट जो हमने क्या लिखना था, यहाँ पे लिखना है, कितना आया 108, ये है इसका सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो एग्जामिनर ने बच्चों को तंग किया था। बिकॉज लॉजिकली अगर इससे सवाल गिवन कर दिया है, प्रिंसिपल की रिपेमेंट हो रही है, अगर प्रिंसिपल की रिपेमेंट हो रही है ऊपर से लोन भी माफ़ कर दिया, चलो वैसे तो रगड़ना तो रगड़ दे, लोन भी माफ़ करवा दिया, प्रिंसिपल की रिपेमेंट्स भी करवा रहा है और इंटरेस्ट बेनिफिट भी लिया जाएगा। इसका इंटरेस्ट बेनिफिट इस तरह से आना था। आई कैप के सोल्यूशन में ये नहीं है, मैं उससे एग्री नहीं करता, वो टेक्निकली सोल्यूशन से डिसएग्री कर रहा हूँ मैं। आपका इंटरेस्ट जो है वो हर साल हर महीने चेंज हो रहा है। आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट साल के शुरू में जितनी थी जब लोन माफ़ किया गया उतनी अमाउंट नहीं थी, हर महीने आपने रिपेमेंट की है तो आप हर महीने का बेनिफिट निकाल रहे होंगे। तो ये टोटल डीम्ड बेनिफिट है 8 महीने की इंटरेस्ट इनकम का जो आपने कैलकुलेट किया है। इज दैट क्लियर? ये सिर्फ इसमें कंसेप्ट था और इसमें से रीपेमेंट है। अब माइट भी आई कि आप इतना डिफिकल्ट ना पूछे, बट ये जो समझाया ना लोन की रीपेमेंट, इससे जो प्रिंसिपल चेंज होता है उसका बेनिफिट है चेंज होगा। बिकॉज अगर आप लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर पे जाएं, वहाँ पे रूल है जो लोन की अमाउंट होगी उसका हम 10% लेंगे। जब आपकी लोन की अमाउंट है ही नहीं 12 लाख, अब रह ही 9 लाख गई है, तो आप कभी भी 12 लाख का पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं ले सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये इसके पास आ गया, इसके अलावा इसकी कोई और इनकम है थी नहीं। जमा करें कितनी इसकी इनकम बनती है, कितनी बनती है? इनकम कितनी बनती है, कोई और बताए? दो ओपिनियंस हो गई हैं, अब बता किस पे यकीन करूं? 8 0 8 to 9 6, ये इसकी क्या आ गई है टैक्सेबल? अब इसकी हम करेंगे टैक्सेशन। रेट कौन से लगने हैं? स्लैब पे जाएं, लगवाएं जी बेंचमार्क 6 लाख और फिक्स अमाउंट बताओ कितनी आ रही है? 1,005,000, लोअर रेंज की आ रही 6 मिलियन, रिमेनिंग है 2,296,332, एक्सीडिंग अमाउंट 32 आ रही है 5 746 1751। इसमें से अब हम, ये है इसकी टैक्स लायबिलिटी, ये क्या कहलाती है? इसमें से हम लेस करवाएंगे जो इसके एडवांस टैक्स पे किए गए हैं। वो कितना था विद हेल्ड? 2 मिलियन। ओके, रिमेनिंग क्या आ जाएगा इसका? रिफंडेबल आ जाएगा, नहीं चाहिए। ये है जी सवाल तकी अहमद का ऑटम 17 का, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वाहिद न्यूमेरिकल जिसकी पासिंग परसेंटेज 37% से भी कम है। 16 नंबर का सवाल था, 37% बच्चे थे जो सिर्फ इसमें से 8 या उससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाए।
क्या कहते हैं? वो जहाँ पे कहते हैं ना, आपको पता है वो क्या है, किसका है, किस मकसद के लिए बनाया गया है। इतने बोर्ड्स तो ट्विटर पे नहीं जितने बोर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं आपको। मतलब वहाँ पे इसका भी अकाउंट है पापा की परी के नाम से। ये सवाल करते हैं, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? अब सवाल इजी है, अब सवाल बहुत आसान है। सबसे मुश्किल सवाल मैंने करवा दिया। अगर वो आपको सवाल समझ आ गया है, वो डूएबल है, बिकॉज उसमें रिसीट टेस्टिंग हुई है, उसमें लोन एक टेस्ट हुआ है उल्टे तरीके से। अगर वो आपको हो गया है ना, और आपके सारे न्यूमेरिकल समझ आ रहे हैं, आप लिख रहे हैं अपनी नोटबुक पे, आपका टैक्स का पेपर पास है। तो वो टोटल टैक्सेबल सेम ही है यहाँ पे, बिकॉज अलाउंसेस नहीं है। ये सवाल है जी अहमद गाजी वाला, जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, बाकी तमाम एडजस्टमेंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Under the provision of income tax ordinance, compute total taxable and net tax payable by refundable to. Ahmad Ghazi has been working as director of production in Delta Pakistan Limited for last 3 years. He received following monthly emolument from DPL during the year ended 30 जून 2023. बेसिक सैलरी पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस जो है हम क्या कर लेंगे, स्टार कर लेंगे। In addition to the above, the employer also provided following to Ahmed Ghazi: health insurance for him and his family. The amount of annual premium paid by DPL was 50,000. ये exempt हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, total taxable. Return air ticket for Dubai worth rupees 1,80,000 for him and his family as a reward for achieving the production target. ये benefit है, ये इसकी income में क्या हो जाएगा, add हो जाएगा। Loan of rupees 5 million was given to him on 1 अगस्त 2017 at a 6% per annum. तो हम क्या लेंगे, 5 मिलियन का लोन लिया, 10% हमारा बेंचमार्क रेट होता है, इसने लिया है 6% के ऊपर। कब लिया है, अगस्त में लिया है, तो 10/12 करेंगे, बेनिफिट ऐड कर देंगे। इसका ईयर चेंज कर देना, 2023 कर दें, कहानी आसान हो जाएगी। विद होल्डिंग टैक्स ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी वॉज रीइंबर्स्ड टू हिम। ये लें जी, टैक्स बोर बाय एम्प्लॉयर का जदीद नाम। उसने कहा था कि मैंने आपके सैलरी में से 15 लाख रुपया काटा है और आपको वापस कर दिए, वापस कर दिया ना, रीइंबर्समेंट हो गई है ना। तो ये क्या है, टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर है। फिक्स अमाउंट का टैक्स था 15 लाख, सैलरी में से डिडक्ट करके आपको वापस कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी में बेनिफिट ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम में, इसको लिख लेना, ये अच्छा सवाल, अच्छी एडजस्टमेंट थी। रीइंबर्समेंट, क्योंकि उसका सारा टैक्स वापस कर दिया है, तो ये टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर फिक्स अमाउंट में था, इसकी इनकम में ये ऐड हो जाएगा। गॉट इट? Employee share scheme. Under an employee share scheme, 10,000 shares of DPL were allotted to Ahmed Ghazi on 1 January 2021. According to scheme, he was not allowed to sell transfer share up to 31 दिसंबर 2021. 31 दिसंबर 2021 तक वो शेयर्स नहीं बेच सकता था। उसने 1 अप्रैल 2023 को 6,000 शेयर्स बेच दिए। फेस वैल्यू शेयर्स की ये थी। इस साल से कोई रेलेवेंट है? नो। ये टैक्स ईयर है हमारे पास 2023, शुरू हुआ था 1 जुलाई 2022 को, ख़त्म होगा 30 जून 2023 को। शेयर इशू तो इसकी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई है 1 जनवरी 2022 को। इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट कब जाएगा, प्रीवियस ईयर में जाएगा ना। तो इस साल तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम का ट्रीटमेंट आ ही नहीं था, तो डिस्पोजल है वो कैपिटल गेन में, तो ये एडजस्टमेंट तो यहाँ पे इग्नोर हो जाएगी। ये बस डेट्स, एम्प्लॉय शेयर स्कीम सिर्फ डेट्स देखनी है। आपका टैक्स ईयर क्या है, आपके टैक्स ईयर में इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब रिस्ट्रिक्शन हटी है, वो 1 जनवरी 2022 को हटी है, वो पिछले साल में हुई है। तो पिछले साल जब सैलरी कैलकुलेट हुई होगी, उसमें उसका बेनिफिट हमने ऐड कर दिया होगा। इस साल शेयर डिस्पोज ऑफ हुए हैं, डिस्पोज ऑफ का बेनिफिट हम जाके करेंगे, कैपिटल गेन में कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये क्लियर है? 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग 5 सवाल रह गए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं बाद में आके। 3-5 पे रिज्यूम करते हैं। 3-5 तो याद जाने। ऑटम,
ऑटम 29 का क्वेश्चन है, ऑटम 19 का क्वेश्चन है, 29 कह रहा हूँ मैं, फ्यूचर में गया हुआ था, सॉरी। ड्यूरिंग द प्रोविजन, मुस्तकबिल में भी तुम यहाँ बैठे हुए थे, हिसाब लगा लो। ना कुर्सियाँ लगानी है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम में उसके टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू जो है वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आसान सवाल है। सईद अ सिटीजन पाकिस्तान बिलोंगिंग टू फॉरेन वेसल, फॉरेन इनकम है, ये भी पॉइंट मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इनकम के ऊपर आ रहा हूँ। On 1st October 2022, he resigned from DSL and joined Haris Pharma Limited in Pakistan as a general manager. He was offered monthly salary and allowances in HPL. बेसिक सैलरी 6 लाख पर मंथ है, मेडिकल अलाउंस 66,000 है। अक्टूबर में रिजाइन करके आया ये, तो कितने मंथ सैलरी होगी इसकी? 9 मंथ की सैलरी आप ले देंगे, मेडिकल अलाउंस है, स्टार कर लेंगे, फैसिलिटी हुई तो टोटल टैक्सेबल, अदरवाइज एज पर द नॉर्मल रूल। कहते हैं bonus equal to 2 monthly basic salaries. However, the bonus amount was adjusted in proportion to the duration of stay in company. The bonus amount was paid to him on 5th July. 7वीं एडजस्टमेंट है बोनस की, और ये फिर कब हो रही है? नेक्स्ट ईयर हो रही है। तो कंफर्म है कि बोनस उसने ऐसे ही करना है आपके साथ। अगर अभी भी आपने बोनस में गलती की ना, तो वाजिबुल कत्ल नहीं, वाजिबुल फेल है। Two companies maintain car. Both car were purchased on 1st October. The car costing rupees 35 लाख was used for official purpose. अब जो official purpose के लिए गाड़ी है वो exempt है, and for car costing rupees 19 लाख was used for personal purpose. तो 19 लाख की गाड़ी ले लेंगे हम, 10% है, यकम अक्टूबर को दी गई है, 9/12 करेंगे, बेनिफिट जो है वो उसका ऐड हो जाएगा। उसके बाद है फ्री लंच from the restaurant owned by one of his HPL's director. The fair market value of the food provided to him during the year was 1.25 लाख रुपया। ये क्या हो जाएगा? सैलरी में ऐड हो जाएगा, इसकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। बिकॉज इसका एम्प्लॉयर कौन है? ये फार्मा कंपनी है, रेस्टोरेंट नहीं है। हालांकि डायरेक्टर का रेस्टोरेंट है, वो रेलिवेंट नहीं है। A special allowance of 20,000 per month to meet expenses wholly and exclusively necessarily incurred in the performance of official duties. Actual expenses incurred by him during the month were rupees 1.5 लाख पर मंथ अलाउंस मिल रहा है, और क्या सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए मिल रहा है। अजम्पशन लेके एग्जाम भी करा सकते हो, टैक्सेबल भी करा सकते हो। ये डिफरेंस नहीं लोगे आप कि 2 लाख 20 इंटू 12 2 लाख 40 खर्चा हुआ 150 का तो 90 टैक्सेबल है, ये नहीं करोगे। क्यों? अलाउंसेस में से एक्सपेंस लेस नहीं होते, अलाउंस दिया गया उसने, पर मंथ अलाउंस है, अलाउंसेस में से कभी किसी किस्म की रिडक्शन नहीं हो सकती, ये चीज़ याद रखनी है। प्रोविडेंट फंड है 60,000 पर मंथ, इक्वल अमाउंट पर मंथ वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय सईद टू फंड। प्रोविडेंट फंड का रूल ले लेंगे, 60 इंटू 12 करेंगे, 720 आ जाएगा, लेस करेंगे 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो लोअर होगी वो लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो सैलरी में ऐड हो जाएगी। इसका विद होल्डिंग टैक्स कितना था? 13 लाख था, जिसकी सैलरी में से क्या किया गया है? डिडक्ट किया गया। आई थिंक दिस वन इजी क्वेश्चन था ये, इसमें तो ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं थी। सगीर सगीर है जी। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू सगीर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। शो ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पशंस, एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। जो चीज़ एग्जाम्प्ट है वो आपने शो करनी है। Sagir, a resident individual, is working as a full-time professor at Knowledge Institute, which is a non-profit education and research institution and is duly recognized by HEC. KI is entirely owned and funded by Zinger Limited, a company listed on Pakistan Stock Exchange. Details of his monthly remuneration during the year ended 30 June 2023 are given below. बेसिक सैलरी 2 लाख पर मंथ, मेडिकल अलाउंस जो है वो 20,000 है, और फेयर मार्केट जो गिवन की गई है लाख रुपया, ये भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम स्टार कर लेंगे। अब ये है 1 लाख, तो ये करेंगे जी 1 लाख इंटू 12, ये आ जाएगा 1.2 मिलियन।
अकोमोडेशन दी गई है, हम रूल लगाएंगे, इससे कंपेयर करेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी को जो हायर अमाउंट होगी वो हमारी इनकम में ऐड हो रही होगी। इन एडिशन टू द अबव ही वाज आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, ये भी इसको दिया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सगीर एंड हिज डिपेंडेंट्स एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर दिस पर्पज नॉलेज इंस्टीट्यूट इज पेइंग एनुअल इंश्योरेंस ऑफ 40,000। मेडिकल अलाउंस भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी है। अलाउंस क्या हो जाएगा? टोटल टैक्सेबल, ये क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 15,000 पर मंथ टू आर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट होती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट ले लेंगे। रूल क्या होगा? जितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट की गई है लेस करेंगे ₹150,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस टीएनएस अलाउंस लोअर ऑफ एग्जाम्प्ट करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। ऑन 1 जुलाई 2022 सगीर वॉज ग्रांटेड एन ऑप्शन टू एक्वायर 10,000 शेयर इन जेडल at a price of ₹105 per share under an employee share scheme. Sagir bought the option on the same date by paying ₹1,75,000। उसने 1.25 लाख रुपया, पौने 2 लाख रुपया दे के ऑप्शन ले ली। जब ऑप्शन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2 लाख की थी, तो ये रेलेवेंट नहीं होता। ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर को ऑप्शन जो है एक्सरसाइज हुई व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू जो है थी वो 130 थी। क्यों? As per the scheme, he was not allowed to sell or transfer the shares before 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 तक वो शेयर्स नहीं बेच सकता था। शेयर्स कौन से हो गए हैं? रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हो गए हैं। दो ही ऑप्शन है, तो शेयर बिके होंगे या रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई होगी। ऑन 31 दिसंबर 2022 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 142, रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हो गई। ऑन 30 में ही सोल्ड 5,000 शेयर्स एट 135 पर शेयर। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट लेंगे, सिंपल सी बात है। फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे एट द टाइम ऑफ अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है 31 दिसंबर को, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 142 थी। कितने शेयर थे इसके पास? 10,000 शेयर से। कितनी बनेगी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू? कितनी? लेस करेंगे जो इसने कॉस्ट पे की है। ऑप्शन किसने कितने पे किए थे? 1,75,000, वो भी हम लेस करवा देंगे। और इसने शेयर लिए हैं 105 रुपये के लिहाज से, इसने यहाँ पे मैं गिवन किया है 105 पर शेयर पे, तो कितना हो जाएगा? गेन कितना बेनिफिट आएगा एम्प्लॉय शेयर स्कीम का? कितना आ रहा है? 195। दिस इज़ द बेनिफिट जो कहाँ टैक्स हो जाएगा? एम्प्लॉय शेयर स्कीम में टेस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बिल्कुल ये, हालांकि ये एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल लगती है लेकिन सिंपल थी। पॉइंट नंबर 2, ऑन जुलाई 2022 सगीर obtained an interest free loan of ₹15 lakh from Knowledge Institute in exchange for which he agreed to waive the interest receivable on his provident fund balance maintained with the Knowledge Institute। उसने कहा मुझे इंटरेस्ट मिलना है, अपना सूद अपने पास रखो, मुझे लोन दे दो। उसने अपना सूद दे के जो उसको रिसीव इसका राइट था वो वेव ऑफ किया, लोन ले लिया। लोन जितना मर्जी हो एग्जाम्प्ट होता है ये, चाहे प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट 8% पे है, 10 पे है, 12 पे है, 16 पे है, 50 पे, जिस पे भी है। अगर आपने अपना बेनिफिट वेव ऑफ करके लोन ले लिया है तो उस लोन का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, ये लोन क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो पास्ट पेपर में 17 अटैम्प्टों में ये भी एडजस्टमेंट उसने एक दफ़ा ही पूछी है कि जिसमें एम्प्लॉयर जो है अपना बेनिफिट वेव ऑफ कर रहे हैं उसके बदले में लोन ले रहा है, तो वो उसने यहाँ पे पूछी हुई है। ये वो एडजस्टमेंट है जिसके बारे मैंने वहाँ पर रेफरेंस दिया था। उसके बाद इसका लीव इन कैशमेंट है 1 लाख रुपये की, जो प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रही है। ये क्या हो जाएगी? इस साल रिसीव हुई है, ये भी इनकम में ऐड हो जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000 का टैक्स उसकी सैलरी में से डिडक्ट हुआ है, वो हम क्या कर लेंगे? विद होल्डिंग में से ले जाएंगे। आसान सवाल था ये भी, करने हैं आप तो लगता पता। ऑटम 21 में चले जी हम। नुमान हैज़ बिन वर्किंग एज अ मैनेजर फाइनेंस इन दुआ लिमिटेड, अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, फॉर मैनी ईयर्स। ही रिसीव्ड following monthly emoluments in from DL during the year 30th June 2023। बेसिक सैलरी है, ये मंथली है, पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मेडिकल अलाउंस है, स्टार कर लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस है, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
Then company maintained car for both official and personal use. The car was purchased on 1st July 2018 at a cost of rupees 1.4 million. अब 1.4 मिलियन आ गया, कॉस्ट है, बॉस पर्पज़ है, 5% रूल लिख लिया मैंने यहाँ पे. As per company policy, Numan purchased this car at its book value of rupees 4.5 लाख on completion of 5 year on 30 जून 2023. फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1 मिलियन थी. तो गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 1 मिलियन की थी. इसने ईयर एंड पे कितनी गाड़ी खरीद ली है? 4,50,000 पे खरीद ली है. 5.5 लाख का बेनिफिट हुआ है, वो क्या हो जाएगा? इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 18,000 पर मंथ है टू ऑर्गेनाइज प्रोविडेंट फंड एंड इक्वल अमाउंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय नुमान टू फंड. इंटरेस्ट इनकम 5,04,000 थी एट अ रेट ऑफ रुपीज़ 18%. एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द फंड वाज क्रेडिटेड टू नुमान अकाउंट. अभी पी फंड की एडजस्टमेंट वही है. देखिए इसमें कोई नई चीज़ है? पी फंड के एडजस्टमेंट में कोई नई चीज़ आ रही है? वही बातें जो पूछ रहे हैं. अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का हम क्या लेंगे? हम ट्रीटमेंट लेंगे. कितनी थी जी इसकी? 18,000 पर मंथ. तो कितनी बनती है? 18 इंटू 12, 2 लाख. इसमें से हम लेस करेंगे रुपीज़ 150 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी. कितनी बनती है बेसिक सैलरी की? लोअर लिमिट लेस करेंगे, कितना बेनिफिट होगा? ये इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा. अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट की. इंटरेस्ट कितना दिया इसको? 5,40,000 है. लेस करवाएंगे हायर ऑफ क्या? 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस टीएनएस अलाउंस. कितना बनेगा? और 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस है हमारे पास. निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? उसने क्या 540 दिया गया है आपको 18% पे. तो कोई भी एक्स अमाउंट का आपने 18% लिया था, जवाब क्या आया था? 540 आया था. एक्स को साइड पे कर दें. 540 डिवाइडेड बाय 0.18, आपके पास आ जाएगा कितना बैलेंस? 3 मिलियन. ये है आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस. इसको जाकर यहाँ पे प्लेस कर दें आप. 480 ही आएगा. तो दोनों ही सेम है, तो हम 480 यहाँ पे करवा देंगे, लेस करवा देंगे. रिमेनिंग बेनिफिट कितना होगा? 60,000 का. वो इसकी इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. ठीक है. उसके अलावा ऑन 1st जुलाई ही वॉज ट्रांसफर टू लाहौर एंड पेड रीलोकेशन अलाउंस ऑफ रुपीज़ 3 लाख. एग्जाम्प्ट. HR कमेटी अप्रूव्ड अ परफॉर्मेंस बोनस. लिखवा लें, होना ईयर एंड के बाद ही है, पढ़ लेते हैं. परफॉर्मेंस बोनस, उसको बोनस मिला जी 30 जून 2023 को फॉर ऑल एम्प्लॉयज़. नुमान रिसीव 4 लाख 15 जुलाई 2023. 9वीं एडजस्टमेंट बोनस की और 9th की 9th ईयर एंड के बाद हो रही हैं. अभी तक मेरी ख्वाहिश है कि मैं बोनस टैक्स करूं, हो ही नहीं रहा. बोनस दफ़ा करवा दे वो. और आप कह रही हमने एज पर द टर्म्स, एज पर द पास्ट ट्रेंड हमने नो अटेम्प्टों में एग्जाम्प्ट किया था, हम फिर कराते हैं. पढ़ लेना ये कब मिल रहा है. On 1st April, Numan obtained a loan of rupees 5 million at 6% from DL to purchase a new house for his own use. First installment of the loan was paid on year end. शुक्र है year end पे, वरना फिर प्रिंसिपल चेंज करना पड़ना था. He incurred legal expenses for obtaining loan 20,000. अब legal expenses तो इग्नोर हो जाएंगे. घर में लगाया, कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं होगा, कोई खुद इस्तेमाल कर रहा है. इसका ट्रीटमेंट क्या लेंगे? 5 मिलियन का उसने लोन लिया. किस रेट के ऊपर लिया? -6% लिया. कब है? अप्रैल में जून, 3 महीने का बेनिफिट आएगा. 3/12 करेंगे, इंटरेस्ट बेनिफिट जो है वो इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा. गॉट इट. लीगल एक्सपेंसेस इग्नोर है. वो इग्नोर है.
तो फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाके हम ये क्या लेस करवा रहे होते, एक्चुअल इंटरेस्ट और बेंचमार्क रेट विच एवर इज हायर। तो हायर क्या था 10% था, वहाँ पे 10% लेस करवा रहे होते। लीगल एक्सपेंसेस भी वहाँ पे लेस नहीं होते, वहाँ पे एक ही होते हैं लीगल एक्सपेंसेस लेस। उसके बाद है स्प्रिंग 22 का सवाल। स्प्रिंग 22 का सवाल, स्प्रिंग 22 का है, पहली अटेम्प्ट, यादें आ रही हैं? वो झूमर जहाँ शांति प्रिया आती थी उसके नीचे तुम बैठे हुए थे, ठंडी हवा तुम्हारे पड़ रही थी, वो भी बहार थी, ये भी बहार है। स्प्रिंग 22 से स्प्रिंग 23 में पहुंच गए। 9374 स्टूडेंट अपेयर इन टैक्सेशन कैफ 2। उसमें से मेरे जो स्टूडेंट पास हुए थे डैट वाज अराउंड 312 बच्चे मेरे पास हुए थे आउट ऑफ 600 समथिंग में से, और उसमें से टॉपर थी पूरे पाकिस्तान में शी वाज मुबशरा। मेरी बच्ची नहीं थी, क्या हो गया यार, दाग तू तो सिगरेट भरे हुए पी के आया है। और ये वो अटेम्प्ट थी जब स्कीम चेंज हुई थी आई कैप की, जहाँ पे इस पेपर पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मांग था कैसा पेपर आता है। यहाँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पार्ट 2 आई थी। चलें जी, Under the provision of Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder, compute the total income, taxable income and net tax payable by and refundable to Basit for tax year 2023. For the purpose of this question, assume that today is 31 August 2023. Basit, a senior manager at Master Limited, resigned on 31st January 2023. अब चूंकि रिजाइन कर दिया है, मुझे लग गया पता कि ये अब ड्यूरिंग ईयर के मंथ्स काउंट होंगे, 7-8 महीने की बात हो रही है। After completion of 3.5 years of services during the tax year 2023, he received following emoluments from ML. सैलरी है 6,10,000 पर मंथ की, कितने माह की आएगी, 7 महीने की आएगी, हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अलाउंस ऑफ 60,000 पर मंथ फॉर सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, आउट ऑफ विच ही पेड 36,000 पर मंथ इन रिस्पेक्टिव ऑफ दीज सर्विसेज। 60,000 पर मंथ है, 60,000 का डोमेस्टिक अलाउंस दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे, बेनिफिट जो है वो ऐड कर देंगे। इसमें से कोई चीज़ क्यों लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अलाउंस है, इस वर्ड को फोकस करना था। अलाउंसेस पे हमने बताया कोई किसी किस्म का एक्सपेंडिचर लेस नहीं होता, तो ये कभी भी गलती से भी गलती नहीं करनी कि आप अलाउंसेस में कोई चीज़ लेस करवा रहे हो, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी सोलली expended in the performance of his duty of employment irrespective of his work, उसको सैलरी का 5% दे रहे हैं एज अ स्पेशल अलाउंस, टैक्सेबल है, ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है जी ऑन 1 जुलाई 2022 ही लीज्ड अ कार, उल्टा यहाँ पे इसने जो है, भाई एक मिनट पढ़ ले, यही गलती हुई सी, वो पीछे बैठा है भाई साड़ा यहाँ पे गलती क्या कर गया वो, गलती यहाँ पे उसने गलत किया कि उसने प्ले किया स्मार्टली विद वर्ड्स। कहता है ही लीज्ड अ कार हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 4.8 मिलियन एट अ मंथली रेंटल ऑफ रुपीज 1,20,000। ही पेज लीज रेंटल फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज बट हैज यूज दिस व्हीकल फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पज। क्या हुआ है, हमने पिछले 16 सवाल किए हैं, 15 सवाल एम्प्लॉयर गाड़ी ले रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है इस्तेमाल कर लो। यहाँ एम्प्लॉय ने अपनी गाड़ी खुद लीज पे ली है और उसको बिजनेस में भी इस्तेमाल कर रहा है और ऑफिशियल पर्पस में भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 48 लाख का 5% लेके ऐड करेंगे, आपका जवाब गलत हो जाएगा। इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अपनी गाड़ी ऑफिस में लगा दी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ऑफिस वालों ने इसके कोई रीइंबर्समेंट की ना, उसका ट्रीटमेंट होगा, कोई अमाउंट पे करके। आगे देखते हैं, कोई अमाउंट पे की है उसने, तो ये पॉइंट इग्नोर हो जाएगा। On 1 July 2022, 13,000 shares of ML were allotted to Basit under an employee share scheme against the payment of 30 per share। कितने का था जी शेयर, 30 का पर शेयर था। अकॉर्डिंग टू स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल ट्रांसफर द शेयर अप टू 31 दिसंबर, रिस्ट्रिक्टेड शेयर है, और 31 में ही सोल्ड 5,000 शेयर, वो तो रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। अब हमारे लिए हो जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है वो है दिसंबर। क्या थी वैल्यू, ये दिसंबर 22 आएगा यहाँ पे टेबल में ना, इसको सही कर लीजिएगा। कितनी थी 90, कितने शेयर से, क्या आ जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू, डबल वन,
ये आ रही है, यही है, मैं यही लिखी थी पहले भी। अच्छा कॉस्ट पे आ जाए, कितने का शेयर लिया है? 30 का। कोई ऑप्शन कॉस्ट है? ये कितनी बनेगी? 30 इंटू 13,000 कितनी बनेगी? 390। कितना बेनिफिट है? और कुछ कर लिया जिंदगी में तो भी, कितना बेनिफिट आया है? ये बेनिफिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऑन February 23 ही रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट फ्रॉम ML एज फाइनल सेटलमेंट। 3/20 लीव इन कैशमेंट ऐड हो जाएगा। 2.2 मिलियन अंडर ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव बाय बोर्ड, 3 लाख लेस हो जाएगा। बोर्ड है, बोर्ड है, जाके तसल्ली से पढ़िएगा, बोर्ड है, लिखवाया हुआ रूल। उसके बाद 7 लाख इसको मिला है एरियर्स का पिछले साल का, ये भी क्या हो जाएगा इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स है वो इसमें से हम लेस करवा देंगे। अच्छा सवाल था ये भी, बट नॉट एज मच डिफिकल्ट। इससे मुश्किल सवाल तकी अहमद है। तकी अहमद सबसे मुश्किल सवाल है इन न्यूमेरिकल्स का, एडमिट करते हैं। तकी अहमद, क्रिएटिव, मिसेस असलम वाला, ये 3 सवाल सबसे पीक के हैं। उसके बाद ये सवाल बड़े आसान लग रहे हैं। रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल भी देख लेते हैं। जब लोग आई कैप का पेपर देख के भाग आए थे कि एक पेपर नहीं होगा हमसे, कहते जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू नासिर फॉर टैक्स ईयर 2023। Nasir has been working as head of finance in Ashish Private Limited. He received the following monthly emoluments during the year ended 30 जून 2023। बेसिक सैलरी कितनी मिली है? 8 लाख पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेडिकल अलाउंस हम स्टार कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी क्या हो जाएगा हमारा? 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। In addition to the above, APL also provided him the following benefits: residential owned by APL for no rent, एक घर है जिसका मालिक कौन है? उसकी कंपनी है, कोई रेंट नहीं लिया, उसको वो क्या दे दी है? एज अ अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया। हालांकि जो मार्केट वैल्यू है थी वो 3 लाख पर मंथ थी उस प्रॉपर्टी की। तो हम क्या लेंगे? अकोमोडेशन का बेनिफिट लेंगे। क्या हो जाएगा? एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू वो है 3 लाख इंटू 12 कितनी बनेगी? 36 लाख। और लेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी जितनी भी होगी। जो लोअर होगा वो हम क्या कर, हायर जो होगा वो इनकम में ऐड कर देंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कंपनी मेंटेन कार, द कार वाज एक्वायर्ड ऑन लीज। लीज का बात आ गई है, तो जिस दिन गाड़ी लीज पे ली होगी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी? रेलेवेंट हो जाएगी। एट अ एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ रुपीज 1.1 मिलियन। रेंटल वैल्यू क्या है? इररेलेवेंट है। हमें क्या चाहिए? फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार एज ऑन 1 जुलाई 2021 वर 4 मिलियन। जिस दिन लीज पे ली तब क्या थी? 4 मिलियन थी। अब आगे कहानी इररेलेवेंट है मेरे लिए। 4 मिलियन बहुत पर्पस के लिए दी गई है, साल के शुरू में दी गई है। कितना बेनिफिट होगा? 2 लाख का। 2 लाख है ना, ये इनकम में ऐड हो जाएगा। ऑल इसने कह रही गाड़ी 70% इस्तेमाल हुई है, ऑफिशियल पर्पस के लिए 10% हुई है, जो भी हो वो नहीं हमने करना है। तो बहुत पर्पस के लिए ना, हमने बस उसका 5% लेके ऐड कर देना, ठीक है। क्या तो क्यों करना है? क्यों कर रहे हैं? वजह क्यों? टैक्स तेरा है, अपना टैक्स है। वजह रूल क्या है? उस रूल में कहीं भी लिखा हुआ है कि 50% होनी चाहिए गाड़ी। उसमें क्या है? पर्सनल या प्राइवेट कितनी परसेंटेज है? कुछ लिखा है। तो फिर वजह क्यों असम्पशन लेनी है? अपना रूल है। तो FBR है, तो सागडार है, अपने रूल। फिर कहता है क्या फेल कर देता है? भाई नहीं करता, वो रूल डिफाइंड है, बोथ पर्पस के लिए है, तो 5% ही लगना है। उसने ये परसेंटेज कंफ्यूज करने के लिए दी थी
कि बच्चे जो हैं सोचेंगे एग्जाम हॉल में बैठे हुए प्रेशर आ गया एग्जाम का, यार ये अलग ही चीज़ है, तो हम भी अलग काम करेंगे, हम 30% ले लेंगे। नहीं करना, पर्पस बोथ है। आपने सिंपल फेयर मार्केट वैल्यू का 5% लेके इनकम में ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद ये जो उसने परसेंटेज गिवन की है ना, ये अगले पॉइंट में काम आ रही है। कहते हैं 250 लीटर ऑफ फ्यूल पर मंथ, द एवरेज पेट्रोल प्राइस ड्यूरिंग द ईयर वाज 180 पर लीटर। मैंने 68 का पेट्रोल भरवाया हुआ 2016 में, वो भी दिन थे। चलें आज इस पे कितना होगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 180, ये है एक महीने का पेट्रोल, 12 महीने का पेट्रोल आ जाएगा। अब इसका कितना बेनिफिट लेंगे, 30%, बिकॉज 30% गाड़ी वो खुद चला रहा था, तो कितना बेनिफिट आएगा, 162, यही आ रहा है। सिर्फ वो परसेंटेज का इस्तेमाल यहाँ पे होना था कि 70% ऑफिशियल यूज़ के लिए है और 30% पर्सनल यूज़ के लिए है, तो हम आपको जो पेट्रोल दे रहे हैं उसकी 30% वैल्यू चूंकि आपके पर्सनल फ़ायदे से है तो वो आपकी इनकम में ऐड होनी थी, 70% ऑफिशियल पर्पस के लिए थी, तो उस रूल की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे थी, ठीक है। उसके बाद है जी रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अप टू 20,000 पर मंथ। यहाँ पे ये सॉर्ट ऑफ अलाउंस उसने गिवन की है। उसने कहा है कि आप अपनी गाड़ी लगाएं, हम आपको पर मंथ जो है 20,000 रीइंबर्स कर देंगे। सालाना कितने रीइंबर्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के तहत, 2,40,000 जो है हम आपको सालाना रीइंबर्स करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एपीएल ने सिर्फ उसको 1.5 लाख ही रीइंबर्स की है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट रीइंबर्समेंट हुई है ना, ये बात कह दी थी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इग्नोर करा देंगे इसे। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर नासिर एंड डिपेंडेंट, अब चूंकि हेल्थ इंश्योरेंस आ गई है तो मेडिकल अलाउंस क्या हो जाएगा, टोटल टैक्सेबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एड हॉक रिलीफ दिया गया है इक्वल टू 1 मंथ बेसिक सैलरी, कीपिंग इन द व्यू इन द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। एक महीने की सैलरी एक और दी गई है, तो ये डीएनएस अलाउंस नहीं है, ये एड हॉक रिलीफ है। डीएनएस अलाउंस पर मंथ मिलता है, ये 1 टाइम दिया गया है, एक दफ़ा ही। डीएनएस अलाउंस क्या होता है, पर मंथ मिल रहा होता है, एक महीने की बेसिक सैलरी उसको एज एड हॉक रिलीफ दे दी है इन्फ्लेशन की वजह से, तो ये एज इट इज़ जो सैलरी है बेसिक ऐड हो जाएगी। तो इसकी सैलरी यहाँ पे 12 महीने की नहीं है, 8 लाख इंटू 13 करेंगे तो वो आ रही होगी 12 बेसिक सैलरी और एक 8 लाख होगा एज अ एड हॉक रिलीफ, वो इसकी इनकम में ऐड हो रहा होगा। सेपरेट ऐड करेंगे, 13 नहीं करेंगे, ऊपर 13 नहीं करेंगे आप, ऊपर 8 लाख इंटू 12 ही करेंगे, नीचे जाके एडहॉक रिलीफ लिख के 8 लाख उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा। उसके बाद नासिर इनकम मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 फ्रॉम जुलाई 2022 टू नवंबर 2022 वाइल वर्किंग फ्रॉम होम अंडर कोविड गाइडलाइंस इशूड बाय एपीएल मैनेजमेंट, ये एग्जाम ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। विद होल्डिंग टैक्स जो इसकी इनकम से डिडक्ट हुआ है वो कितना है, 45 लाख है, टैक्स लायबिलिटी में से ये रिड्यूस हो जाएगा। दिस वॉज द क्वेश्चन फ्रॉम द रीसेंट अटेम्प्ट और ये भी मुश्किल नहीं था। सो आज तक पिछले 27 अटैम्प्ट्स में 17 टाइम्स इनकम टैक्स का क्वेश्चन आया। उन 17 के 17 क्वेश्चंस में से जो सैलरी का पोर्शन है मैंने अब करवा दिया। अब जाके आप कंबाइंड न्यूमेरिकल देखेंगे वो कुछ भी नहीं है। तो हमने 7 महीने की ली है, तो रिज़ाइन करने के बाद उसकी आखिरी अमाउंट मिली, ग्रेचुटी दे दी है, लीव इन कैशमेंट दे दी है, उसका आखिरी अमाउंट दी है। ये हो गया, मैं बोल लूँ, उनकी अपनी महफिल चल रही है, उनका अपना जहान है, वो अपने चल रहे हैं, वो अपने चल रहे हैं, वो अपने लगे हुए हैं। दोबारा आपके इनकम टैक्स के
17 सैलरी के एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल हो गए हैं। अब आप जाके कंबाइंड न्यूमेरिकल को हाथ डाल भी लेंगे ना, जितना मर्जी बड़ा न्यूमेरिकल हो, आप उस पर सैलरी से कभी मार्क्स लूज नहीं करेंगे। अगर सैलरी कंफर्म हो जाती है, आपका न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे। अपने नोटबुक पे लिख लो आज कि अगर आप इतनी ही एफर्ट्स करते रहे, आपका टैक्स इस अटेम्प्ट में पास है। कल हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर रहे हैं, 3 हेड। और उसके बाद पेपर फिर अगले दिन कराऊंगा। कल की क्लास के बाद आपका 45 मार्क्स का पेपर डन हो गया।